Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Zunaira Zubair. I am here to present a lecture of management MCOM part 1. बेटे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। उसमें से 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिकली प्रोसेस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। इसके लिए हमने सिलेक्शन प्रोसेस भी पढ़ लिया था। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसका मतलब टॉपिक 3, 4 एंड 5 वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। एक डायग्राम आपको याद होगी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस जो था उसको डिस्कस करना शुरू किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसका जस्ट कुछ टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सिलेक्शन तक। नेक्स्ट बेटे जो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कंपनसेशन, उसमें क्या है, कैरियर डेवलपमेंट क्या है, ये आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपका ये जो पूरा चैप्टर है इस एक डायग्राम में ही मतलब कवर होता है, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके थे, कुछ आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, उसमें किस तरीके से आप न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं, यानी किस तरीके से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, और कुछ जो आपके पास मतलब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन से फारिग कर सकते हैं, या डी रिक्रूटमेंट क्या है, या किस तरीके से जो हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पढ़ा था उसमें फ़र्दर जो एम्प्लॉयज़ को हम सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें बेटे हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखते हैं कि ओरिएंटेशन से जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना था कि एम्प्लॉयज़ नीडेड स्किल्स एंड नॉलेज, उसमें फ़र्स्ट वन ये था यानी आपने जब सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट पढ़ लिया तो उसके बाद था ओरिएंटेशन क्या होती है। ओरिएंटेशन बेसिकली एक ऐसी तालीम जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिससे वो फेमिलियर हो जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन से और जिस काम के लिए उसको हायर किया जा रहा है उस काम से। तो देख लें यहाँ पे ओरिएंटेशन के लिए जो लिखा हुआ है, एजुकेशन दैट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू एम्प्लॉय टू हिज और हर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। और सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो वर्क यूनिट की ओरिएंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन की ओरिएंटेशन। वर्क यूनिट ओरिएंटेशन मींस कि उसको ओरिएंटेशन देना, उसको एक ऐसी एजुकेशन देना जिसमें उसको पता चल जाए कि जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है वो काम किस तरह का है, किस नेचर का है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाना है। ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन से मुराद ये कि जिस एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हैं उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका मिशन विजन क्या है, इन सब से इंट्रोड्यूस करवाना बेसिकली ये ओरिएंटेशन है। यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में जिस काम के लिए आप उस एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हैं उनसे फेमिलियर करवाने के लिए, या उनका जो इंट्रोडक्शन उनसे मुतारिफ़ करवाने के लिए आप जो एक वे यूज़ करते हैं उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट था कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है। डिफरेंट तरह के मेथड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं ट्रेनिंग की और डिफरेंट मेथड भी होते हैं। अब ट्रेनिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक जनरल ट्रेनिंग होती है और स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग तो हमें खुद भी पता है, जैसे जनरली कोई भी एम्प्लॉय जब आप हायर कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से सिखा देना, यानी जनरली जो चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी वो उसकी जनरल ट्रेनिंग है। और अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उसको हायर किया जा रहा है, स्पेसिफिक काम के लिए हायर किया जा रहा है, या उसके लिए स्पेसिफिक एबिलिटी चाहिए, चाहे आप एक्सपीरियंस बेस पे उसको हायर कर रहे होंगे, लेकिन उसको अगर क्रिएटिविटी बेस या उसके मतलब कोई अलग किस्म की लीडरशिप अगर आप उसको सिखाना चाहेंगे, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नॉलेज देना चाहेंगे, पब्लिक के साथ किस तरीके से डील करना है, इस तरह का कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज़ अगर आप उसको सिखाना चाहेंगे, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस अगर उसको देना चाहेंगे, कोई इस तरह से अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक पब्लिक के लिए या फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अगर आप उसको नॉलेज देना चाहेंगे तो ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग कंसिडर की जाएगी। इसी तरह से जो डिफरेंट मेथड्स एंड ट्रेडिशन, उसमें फर्स्ट वन मेथड है, यानी ट्रेनिंग के मेथड्स अगर हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग तो हमने देख ली कि जनरल ट्रेनिंग होती है या स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। जनरल ट्रेनिंग हमें पता है कि जनरल पर्पसेस के लिए जो जनरली एम्प्लॉयज़ को सिखाया भी जाता है टाइम टू टाइम, वो जनरल ट्रेनिंग है। और अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कुछ सिखाया जा रहा है तो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। अब जो मेथड ऑफ़ ट्रेनिंग है उसमें एक तो ट्रेडिशनल मेथड है,
ट्रेडिशनल मेथड जो सालों से यूज़ होता हुआ आ रहा है कि उसमें जब भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है जॉब पे टाइम टू टाइम हम उसको कुछ नई चीज़ें सिखाते जाते हैं जो उसे दूसरों से सीखने को भी मिल सकती हैं, यानी वो दूसरों को देख देख के भी सीख रहे होते हैं और कुछ हम उनको स्पेसिफिकली भी सिखा रहे होते हैं, तो ये ऑन जॉब भी उसको सिखा रहे होते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। उसमें जॉब रोटेशन बेसिकली एक जगह से एक जॉब से दूसरी जॉब पे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, इस तरह से शफलिंग करते हुए भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को यानी जॉब रोटेट करके एक जगह से दूसरी जगह, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे, इस तरह से जॉब जब रोटेट करते हैं तो इस तरीके से भी वो पर्सन नया काम सीख रहा होता है। इसी तरीके से मतलब आप ट्रेडिशनल मेथड में ये कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस दिया जाता है, चाहे वो जॉब पे रहते हुए ही दिया जाए, चाहे उसकी जॉब की रोटेट करके किया जाए, या उसकी स्पेशल कोचिंग भी की जा सकती है, मेंटोरिंग भी की जा सकती है। उसको डिफरेंट तरह का कोई एक्सरसाइज दे के, कोई न्यू प्रोजेक्ट दे के, कोई न्यू असाइनमेंट दे के उस पर भी उसका एक्सपीरियंस डेवलप किया जा सकता है। और इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मैनुअल वर्क बुक्स भी होती हैं जिससे भी पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला जो काम है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, उसके लिए क्या कायदे ज़वाबत का ख्याल रखना पड़ेगा, किस तरीके से उसका हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसी तरह से क्लासरूम लेक्चर्स टू मच सिंपल के अगर आप किसी को एक क्लास में इकट्ठा कर लें, वहाँ पर डिफरेंट तरह के अगर एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप सेम चीज़ सिखाना चाहते हैं, उनको एक क्लास में इकट्ठा कर लें, उनको प्रॉपर वहाँ पे लेक्चर के थ्रू सिखा देंगे भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसको इस तरीके से परफॉर्म किया जाना है। इसी तरह से सेकंड वन जो मेथड है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग उसमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप किसी पर्सन को जिसको आप एज ए एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं उसको सीडी डीवीडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, इसमें हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ये सारी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, आप उससे सब कुछ सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो इस तरह का वे यूज़ किया जाएगा ना जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग मेथड है। तो जो अमूमन हमारे पास यूज़ होते हैं वो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स ही यूज़ होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका प्रॉपर सिस्टम जो है वो वेबसाइट पे चलता है, इंटरनेट के थ्रू चलता है, वो इंटरनेशनल एंड नेशनल मार्केट्स को कवर किए हुए हैं, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से जो सेकंड वन पॉइंट था हमारा ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग के बाद, उसमें ये था कि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। उसको ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे और जस्ट उसको काम उसका बता देंगे और उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ये है कि आप सबसे पहले परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड तय कर दें कि जिस पर्सन को या जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं जब वो काम कर रहे हैं तो किस तरह का उनका काम होना चाहिए, उनसे क्या आउटपुट हमें मिलनी चाहिए। अब जो आपने ये स्पेसिफाई कर दिया कि ये आउटपुट हमें मिलनी चाहिए, ये रिज़ल्ट्स हमें मिलने चाहिए इनकी परफॉर्मेंस से, वो बेसिकली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। और अब जब आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप मतलब वो परफॉर्मेंस हो सकता है कि एग्जैक्ट जैसी आपने सोची है वैसी भी हो, और हो भी सकता है कि वैसी ना हो। तो बेसिकली आप सबसे पहले तो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट करेंगे और फिर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं। ये आपकी एक असाइनमेंट भी होगी जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंट तरह के मेथड्स यहाँ पे तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं और डिफरेंट मेथड्स दे के उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। लेकिन ये असाइनमेंट आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स को देखना है और उन मेथड्स के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये डिटेल में आप लोगों ने चेक करना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वन हमारे पास प्रोसेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस में जो नेक्स्ट वन हेडिंग थी वो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है। अब हमने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में ले के आने तक उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तक का अभी तक डिस्कस किया, यानी परफॉर्मेंस किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, फिर जो काम वो कर रहे हैं ट्रेनिंग के बाद जो वो काम कर रहे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। तो जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ भी तो हमारे पास जो आके काम कर रहे हैं उनका पर्पज़ वहाँ से कुछ ना कुछ कंपनसेशन लेना है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेना है, यानी फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए तो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब उनको कंपनसेशन देनी है, उनको बेनिफिट्स देने हैं, बेनिफिट्स ऑफ अ फेयर इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट कंपनसेशन सिस्टम। अब अप्रोप्रिएट कंपनसेशन सिस्टम
अगर होगा तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो बेहतर परफॉर्मेंस वाले लोग हैं, यानी जिनका अगर आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, एक वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन है या वेल स्किल्ड पर्सन है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसका काम करने का तरीकाकार बहुत अच्छा है, वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन भी है, तो अगर आप उसको बेहतर कंपनसेट नहीं करेंगे या अगर आप उसको उसकी विल के अकॉर्डिंग, उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसको पे नहीं करेंगे, तो वो कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा। और चूंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वो अगर आपके जो कंपेटिटर है मार्केट में, तो वो उसको ज़्यादा अच्छा पे करके अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसको अपने पास अगर आप रिटेन करके रखना चाहते हैं, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए बेहतर हल ये है कि आप उसको अच्छा पे करें, यानी अच्छी कंपनसेशन हो, उसको अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं। इसी तरह से अब कौन सी टाइप्स हैं कंपनसेशन, किस सूरत में पे की जाती है कंपनसेशन? बेटे हमें खुद भी कॉमनली ये चीज़ पता है कि वेजेस एंड सैलरीज़ की सूरत में पे की जाती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बोनस वगैरह पे किए जाएं, इंसेंटिव पेमेंट्स की जाएं, और ये भी वहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी पॉसिबल है कि जिसकी जितनी स्किल है, जो जितना एक्सपीरियंसड है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको पे किया जाए, या वेरिएबल पे मीन कि उसकी पे जो है काम से एक काम से दूसरे काम में जब वो चेंज रोटेट किया जाए, तो वर्क टू वर्क वेरी भी कर सकती है उसकी पे। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनसेशन को और बेनिफिट को? इसकी छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर जिस तरह का साइज़ है कंपनी का, अगर हम वैसे जनरली बात करें कि अगर एक लार्ज स्केल पे बिज़नेस है, तो क्या हम ऐसा समझते हैं कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ 5-6 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे होंगे? अगर किसी कंपनी का जितना लार्ज साइज़ होगा, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन जो है या वहाँ के एम्प्लॉयज़ की पे जो है वो उतनी ही लार्जर लेवल पे होगी, उतना ही उसका भी स्केल ज़्यादा होगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिज़नेस जो है वो छोटे पैमाने पे है, तो वहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन लेवल भी उतना ही कम होगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं कंपनसेशन में, वो साइज़ ऑफ कंपनी हो सकता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो अपने एम्प्लॉय को अच्छा भी पे कर सकते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो ज़ाहिर है वो उस आमदन के सर पे ही वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे ना। तो ये बेटे कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन है, मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी है, यानी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी कि वो किस तरह से किस पॉइंट ऑफ व्यू से पे करते हैं। लेबर और कैपिटल इंटेंसिव है, यूनियनाइजेशन है, काइंड ऑफ बिजनेस, किस किस्म का बिजनेस है, काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म्ड या एम्प्लॉयज़ टेन्योर और परफॉर्मेंस के एक्सपीरियंस बेस्ड पे किया जाता है। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ एम्प्लॉय बीन विद द कंपनी एंड हाउ हैज़ ही आर शी परफॉर्म्ड, के टेन्योर मीन्स कि कितना टाइम जो है वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में गुजार रहा है। जैसे अगर वो पहला ही साल है, तो हो सकता है कि उसकी पे तो बिल्कुल थोड़ी ही होगी अभी। अगर वो 2-3-4 सालों से उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो हर साल इंक्रीमेंट लगते लगते उसकी पे जो है वो बाकी एम्प्लॉयज़ की निस्बत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से बेटा ये कुछ फैक्टर्स हैं, उनको आप देख लीजिएगा कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट वन ये कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कौन से हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, यानी जब ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने लगते हैं, तो कौन से इश्यूज़ जो फेस करने पड़ते हैं? वो डाउन साइजिंग है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है। तो इनको जब मैनेज करना होता है, डाउन साइजिंग को मैनेज करने के लिए ये है कि ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखी जाए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, और उनको असिस्ट किया जाए, ना कि डाउन साइजिंग की तरफ प्रेफर किया जाए। यानी असिस्टेंस मतलब कि आप उनको अकोमोडेट करें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, उनके सर्वाइवल के लिए काउंसलिंग करें, इंश्योर करें कि उनके राइट्स को पूरा किया जा रहा है। यानी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को डाउन साइजिंग, ये आप ऐसा करने की बजाय कि डाउन साइजिंग कर रहे हैं, आप जो सैलरीज़ हैं उनको ये कहते जा रहे हैं कि आपको 2 माह की इकट्ठी सैलरी मिलेगी, 3 माह की सैलरी इकट्ठी मिलेगी, 4 माह की इकट्ठी मिलेगी। इसकी बजाय ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर आपको किसी किस्म का कोई बाज़-औक़ात ऐसा हो भी सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खुल के इस चीज़ को शेयर करें कि भाई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है कि कुछ दिनों का डिले आ जाएगा। तो इस चीज़ से आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपने एतमाद में ले लेंगे, उनको
अश्योर करें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें ना। अब कोशिश ये होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि डाउन साइजिंग को प्रेफर ना किया जाए और अपने एम्प्लॉयज़ की असिस्टेंट की जाए। और इसी तरह से जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है उसको अगर आप मैनेज करने लगते हैं तो उसका बेहतर हाल ये होता है कि जब भी किसी एम्प्लॉय की सिलेक्शन की जाती है तो वहाँ पे सिफारिश को बिल्कुल भी या किसी किस्म के तज़ाद को बिल्कुल भी प्रेफर ना किया जाए। एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर मतलब जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए, उनकी सिलेक्शन की जाए, उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन दी जाए और प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाए। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से ये किस तरीके से आप डाउन साइजिंग को मैनेज कर सकते हैं उसकी कुछ टिप्स हैं। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, इसको बेटे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन ये है कि जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, हर एम्प्लॉय जो है यानी वर्क लाइफ बैलेंस मींस कि हर एम्प्लॉय की एक पर्सनल लाइफ होती है, तो उसकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं। तो उसने अगर प्रॉपर वर्किंग आवर्स हैं, जैसे सपोज़ हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर 8 to 2 यानी 8 से 2 बजे का टाइम है, ड्यूरेशन है, या 8 से 5 का ड्यूरेशन है, तो जितना टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय का है उस टाइम में वो काम करे। बाकी टाइम में उसको रिलीफ दिया जाए कि वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकता है, अपनी फैमिली फ्रेंड को भी टाइम दे सकता है। उसमें आप उनको जो मज़ीद अट्रैक्ट करने के लिए, अपने साथ मज़ीद अटैच करने के लिए बेनिफिट दे सकते हैं। उनको मतलब प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, टाइम में जॉब शेयरिंग की फैसिलिटी भी दी जा सकती है। अगर कोई पर्सनल मैटर है तो उसके लिए लीव भी अलो की जा सकती है। और फ्लेक्सिबल जॉब आवर्स भी, यानी कभी बाज़-औक़ात अगर किसी एम्प्लॉय को टाइमिंग मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या उसको कुछ जॉब आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी 8 घंटे अगर पहले काम करना पड़ता था, अगर 6 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो उसको वो थोड़ा बहुत रिलैक्स किया जाए ताकि वो एम्प्लॉय आपके साथ ही अटैच रहे। इसी तरीके से कि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स कास्ट को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए उन डिफरेंट तरह की स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे आपने सुना होगा, अक्सर जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, इनके डिफरेंट तरह के कार्ड्स बने हुए होते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इनको मतलब कंसेशन अवेलेबल होती है। डिफरेंट स्कूल्स में अगर इनके बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे मतलब उनके बच्चों की जो पेमेंट्स वगैरह हैं उसमें रिलैक्सेशन होती है। तो इस तरह से आप कुछ मतलब प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो वहाँ पे अपनी कास्ट को भी कंट्रोल करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कास्ट को कंट्रोल करने के लिए भी आप किसी ना किसी हद तक कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली बेटे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जब भी हम डिस्कस करते हैं उसमें एक कंप्लीट प्रोसेस ये है। उस प्रोसेस में कैरियर डेवलपमेंट तक के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बेटे यहाँ पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स तक हम इसको डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट वन है कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट मीन कि आप उनका कैरियर डेवलप करने के लिए हम मज़ीद कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, कि हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके जो पर्सनल लाइफ है या वर्क लाइफ है उनमें बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए। उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होने के बाद मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब पे या उनके प्रमोशंस का ख्याल रखा जाए। तो इस तरीके से उनके कैरियर की डेवलपमेंट भी होगी। और नेक्स्ट वन ये, उसका पर्पज़ ये है कि आपके पास जो कॉम्पिटेंट और हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ है ना, यानी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनको आप अपने पास रिटेन कर सकेंगे। अगर आप अच्छा पे कर रहे हैं, उनके कैरियर की डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, उनका कैरियर डेवलप कर रहे हैं, तो यकीनन जो कॉम्पिटेंट पर्सनस होंगे और जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये सारी स्लाइड्स भी मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और कामयाबियों से नवाजे।